तो आज हम भारत की उन मशहूर क्रांतियों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जिन्हें रंगों के नाम दिए गए हैं। हरित, श्वेत, नीली और भी बहुत कुछ। हमारे पास इनकी एक क्विक लिस्ट है। और ये लिस्ट पहली नजर में तो मतलब किसी स्कूल के जनरल नॉलेज चैप्टर जैसी लगती है। एक रंग और उससे जुड़ा एक प्रोडक्ट। बिल्कुल, लेकिन हमारा मकसद आज सिर्फ ये रटना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन अभियान के पीछे की वो सोच क्या थी। सही बात है। ये सिर्फ रंगों और उत्पादों की कहानी नहीं है। ये भारत के एक बहुत बड़े इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है, जो बताती है कि कैसे एक देश ने अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों को एक एक करके हल किया। तो चलिए इसे जरा खोलकर समझते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है भारत की सबसे बड़ी चिंता से, भूख। और यहीं से जन्म हुआ दो सबसे बड़ी क्रांतियों का, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम तो हम सब ने सुना है, पर मेरा एक सवाल है, इसका फोकस सिर्फ गेहूं और चावल पर ही क्यों था? हमारे देश में तो बाजरा, ज्वार, मतलब कई और पौष्टिक फसलें भी थीं। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब ना उस वक्त की मजबूरी में छिपा है। देखिए, 1960 के दशक में भारत लगातार अकाल और अनाज की कमी से जूझ रहा था। तो हमारी पहली और सबसे बड़ी जरूरत थी ज्यादा से ज्यादा कैलोरी पैदा करना। किसी भी तरह देश का पेट भरना था। और उस समय जो हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब HYV सीड्स की तकनीक आई थी, वो गेहूं और चावल के लिए सबसे ज्यादा सफल थी। ये हाई यील्डिंग वैरायटी बीज, ये HYV सीड्स असल में काम कैसे करते थे? मतलब क्या ये कोई जादुई बीज थे? जादुई तो नहीं, पर वैज्ञानिक रूप से काफी क्लेवर थे। इन्हें ऐसे डिजाइन किया गया था कि पौधे बौने हों, ड्वार्फ। बौने? हाँ, तो वो अपनी ऊर्जा लंबे डंठल उगाने में बर्बाद नहीं करते थे, बल्कि अपनी सारी एनर्जी वो ज्यादा से ज्यादा दाने पैदा करने में लगाते थे। लेकिन इन बीजों की एक शर्त थी। अच्छा। इन्हें सामान्य बीजों से कहीं ज्यादा पानी और रासायनिक उर्वरक की भूख लगती थी। अच्छा, तो मतलब सिर्फ बीज काफी नहीं थे, पूरा एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए था। और इस पूरे मिशन के पीछे कोई चेहरा तो होगा। इसे लीड कौन कर रहा था? बिल्कुल, और वो चेहरा थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने ही नीति निर्माताओं को समझाया कि हमें सिर्फ बीज नहीं चाहिए, बल्कि सिंचाई, उर्वरक और किसानों को सही दाम देने की एक पूरी व्यवस्था बनानी होगी। लेकिन हर बड़ी कहानी के कुछ छुपे हुए पहलू भी होते हैं। क्या हरित क्रांति की सफलता की कोई कीमत भी चुकानी पड़ी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसका एक लॉन्ग टर्म असर यह हुआ कि हमारी खेती इन दो फसलों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गई, जिससे पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया और जमीन की सेहत भी खराब हुई। और क्षेत्रीय असमानता भी बढ़ी होगी। हाँ बिल्कुल, जिन राज्यों में सिंचाई की सुविधा थी वो आगे निकल गए और बाकी पीछे रह गए। ये उस क्रांति का एक दूसरा पहलू है जिस पर अब काफी चर्चा होती है। तो हरित क्रांति ने देश को भूख से तो बचा लिया, लेकिन कुछ नई चुनौतियां भी पैदा कर दी। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी क्रांति की, श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन। ये दूध से जुड़ी थी। हाँ, अगर हरित क्रांति ने हमें कैलोरी दी तो श्वेत क्रांति ने पोषण दिया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई जान दी। इसके पीछे का अभियान ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। पर इसका मॉडल इतना सफल कैसे हुआ? दूध तो एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। छोटे छोटे किसान इसे दूर के शहरों तक कैसे पहुंचाते? यही तो इस क्रांति का सबसे क्रांतिकारी पहलू था। इसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। जी, उन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने अमूल मॉडल बनाया जो सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव्स पर आधारित था। इसका आइडिया बहुत सिंपल था। हर गांव में दूध इकट्ठा करने का एक सेंटर बनाया गया जहां दूध को ठंडा रखने की व्यवस्था थी। इससे वो दूध खराब होने की समस्या हल हो गई। मतलब टेक्नोलॉजी और संगठन का एक बेहतरीन मेल। बिल्कुल। इससे हुआ ये कि लाखों छोटे किसान जिनके पास सिर्फ 1 या 2 भैंसें थीं, वो भी एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा बन गए। उन्हें रोजाना नगद पैसा मिलने लगा और बिचौलियों से छुटकारा मिला। इसने ग्रामीण महिलाओं को विशेष रूप से सशक्त बनाया। और इसके रिजल्ट्स तो कमाल के थे, अनबिलीवेबल थे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया। इस पर तो श्याम बेनेगल ने एक फिल्म भी बनाई थी, मंथन। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि उस फिल्म को बनाने के लिए गुजरात के 5 लाख किसानों ने 2-2 रुपए का चंदा दिया था। अरे वाह! ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं थी,
ये एक जन आंदोलन बन चुका था। वाह, तो हमने देश का पेट भर लिया, पोषण की व्यवस्था भी कर ली, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। देश के सामने और भी आर्थिक चुनौतियां थीं। सही कहा। अब हम कहानी के दूसरे पड़ाव पर आते हैं, आर्थिक आत्मनिर्भरता। हम खाना तो उगा रहे थे, लेकिन बहुत सी जरूरी चीजों के लिए हम आयात पर मतलब इंपोर्ट पर निर्भर थे, जिससे हमारा बहुत सारा पैसा देश के बाहर जा रहा था। और शायद यहीं से नीली और पीली क्रांतियों का जन्म हुआ। एकदम सही। पहले बात करते हैं पीली क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन की। इसका सीधा लक्ष्य था खाद्य तेलों, कुकिंग ऑयल्स के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना। भारत खाने के तेल का बहुत बड़ा उपभोक्ता है और हम पाम ऑयल जैसी चीजों के लिए दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। तो पीली क्रांति ने सरसों, सोयाबीन और मूंगफली जैसी तिलहन फसलों के उत्पादन पर जोर दिया ताकि ये निर्भरता कम हो। और नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था भारत के एक बहुत बड़े प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करना, हमारी हजारों किलोमीटर लंबी तटरेखा और नदियां, तालाब। नीली क्रांति का फोकस था मछली पालन यानी एक्वाकल्चर को बढ़ावा देना। अच्छा। इसका दोहरा फायदा था। एक तो भोजन में प्रोटीन का एक और स्रोत जुड़ा और दूसरा इसने लाखों मछुआरा समुदायों की आमदनी बढ़ाई। और आज नतीजा यह है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर है। तो ये सिर्फ उत्पादन बढ़ाने की बात नहीं थी, ये तो देश के संसाधनों का सही इस्तेमाल करके आयात का बिल कम करने की एक सोची समझी रणनीति थी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था, सिर्फ पेट भरने से आगे बढ़कर देश की तिजोरी भरने की ओर। यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प होती है। हमने अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर ली, आयात पर निर्भरता भी कुछ कम कर ली। अब आगे क्या? अब हम कहानी के तीसरे पड़ाव पर आते हैं, डाइवर्सिफिकेशन एंड वैल्यू एडिशन। यानी अब फोकस सिर्फ कच्चा माल उगाने पर नहीं था, बल्कि किसान की आमदनी बढ़ाने और बाजार के लिए बेहतर प्रोडक्ट बनाने पर था। और यहीं पर शायद बाकी रंगीन क्रांतियां आती हैं, लाल, गुलाबी, सुनहरी, रजत। ये तो पूरा इंद्रधनुष है। चलिए लाल और गुलाबी क्रांति से शुरू करते हैं। लाल क्रांति टमाटर और मांस से जुड़ी है और गुलाबी क्रांति झींगा, प्याज और मांस प्रसंस्करण से। ये दोनों सुनने में काफी एक जैसे लगते हैं, एक नजर में लगते हैं, पर इनमें एक बहुत बड़ा और सूक्ष्म अंतर है। लाल क्रांति का फोकस उत्पादन बढ़ाने पर था, लेकिन गुलाबी क्रांति में एक नया शब्द जुड़ा, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग। प्रसंस्करण मतलब? ये वैल्यू चेन में एक अगला कदम है। वैल्यू चेन, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। सोचिए, एक किसान ने 10 रुपए का टमाटर उगाया, ये है कच्चा माल। लेकिन एक कंपनी ने उस टमाटर को खरीदकर उसका केचप बनाया, उसे एक अच्छी बॉटल में पैक किया और बाजार में 50 रुपए में बेचा। अच्छा। ये जो 40 रुपए का फर्क आया ना, ये प्रोसेसिंग और पैकेजिंग से वैल्यू ऐड करने से आया। गुलाबी क्रांति का फोकस इसी वैल्यू एडिशन पर था, ताकि हम सिर्फ कच्चा मांस या झींगा एक्सपोर्ट न करें, बल्कि रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स बनाकर ज्यादा मुनाफा कमाएं। समझ गया। मतलब एक ही क्रांति ने हमें बर्गर का पैटी भी दिया और केचप भी। ये तो एक परिपक्व होती अर्थव्यवस्था का संकेत है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। और इसी डाइवर्सिफिकेशन की कहानी को आगे बढ़ाती हैं सुनहरी और रजत क्रांतियां। सुनहरी क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन, बागवानी से जुड़ी रहा फल, फूल, शहद। और रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन, अंडा उत्पादन से। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अब देश सिर्फ गेहूं चावल से संतुष्ट नहीं था। बाजार में फलों की, शहद की, अंडों की मांग बढ़ रही थी। ये सब हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं। इन्हें बढ़ावा देने का मतलब था किसानों को गेहूं चावल के चक्र से बाहर निकालकर उनकी आमदनी बढ़ाने का एक नया रास्ता देना। ये कृषि में विविधीकरण की एक बहुत बड़ी पहल थी। और इस लिस्ट में भूरी क्रांति भी है, जो कोको, कॉफी और चमड़े जैसी गैर खाद्य वस्तुओं से जुड़ी है। हाँ, ये दिखाता है कि फोकस अब सिर्फ खाद्य सुरक्षा पर नहीं, बल्कि निर्यात और कमर्शियल फसलों पर भी था, ताकि देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। तो ये पूरा सफर अद्भुत है, पेट भरने से शुरू होकर जेब भरने और बाजार को समझने तक। लेकिन ये सब कुछ हवा में तो नहीं चल सकता। इस पूरे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के इंजन को चलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा। आपने कहानी के चौथे और सबसे अहम पड़ाव की नींव रखती है, औद्योगिक नींव, बिल्डिंग द इंजन। और यहाँ आती हैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन कम चर्चित क्रांतियां, सलेठी और काली क्रांति। सलेठी क्रांति, ग्रे रेवोल्यूशन, उर्वरकों से जुड़ी है
और काली क्रांति, ब्लैक रेवोल्यूशन, पेट्रोलियम उत्पादन से। यहाँ जो कनेक्शन है ना, वो बहुत दिलचस्प है। ये क्रांतियों का एक पूरा इकोसिस्टम है, जहाँ एक की सफलता दूसरे पर निर्भर थी। याद है हमने हरित क्रांति के HYV बीजों की भूख के बारे में बात की थी? हाँ बिल्कुल, उन्हें बहुत ज्यादा उर्वरक चाहिए था। तो सलेटी क्रांति यानी देश में ही उर्वरक का उत्पादन सीधे तौर पर हरित क्रांति की सफलता के लिए जरूरी थी। बिना उर्वरकों के वो उन्नत बीज किसी काम के नहीं थे। तो एक तरह से ग्रे रेवोल्यूशन ने ग्रीन रेवोल्यूशन को फ्यूल किया। ये कनेक्शन तो शानदार है, लेकिन क्या ये इतना सीधा था? क्या उर्वरक बनाने वाली फैक्ट्रियां सही समय पर लग पाईं? अक्सर सरकारी योजनाओं में इम्प्लीमेंटेशन एक बड़ी चुनौती होती है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। शुरुआत में बहुत दिक्कतें थीं। उर्वरक का उत्पादन मांग से बहुत कम था और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बड़ी समस्या थी। इसमें कई साल लगे और शुरुआती दौर में हमें उर्वरक भी भारी मात्रा में आयात करना पड़ा। ये दिखाता है कि ये क्रांतियां ओवरनाइट सक्सेस नहीं थीं। इनके पीछे सालों की मेहनत और बहुत सारी चुनौतियां थीं। और काली क्रांति, पेट्रोलियम, उसका क्या रोल था? अगर उर्वरक खेतों का ईंधन था, तो पेट्रोलियम पूरी अर्थव्यवस्था का। ट्रैक्टर चलाने से लेकर माल को मंडियों तक पहुंचाने वाले ट्रकों तक और फैक्ट्रियों की मशीनों तक, हर चीज को ऊर्जा चाहिए। तो काली क्रांति का लक्ष्य था ऊर्जा के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाना। ये खाद्य सुरक्षा जितनी ही जरूरी एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। तो अगर हम इन सभी क्रांतियों को एक साथ रखकर देखें, तो एक पूरी तस्वीर उभर कर आती है। बिल्कुल, इसका सार यही है कि ये सिर्फ आकर्षक नाम नहीं है, ये लक्षित राष्ट्रीय मिशन है। हर रंग एक स्ट्रेटेजिक फोकस को दिखाता है, जिसे देश ने अपनी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग समय पर अपनाया। श्रोता के दृष्टिकोण से सोचें तो ये लिस्ट अब किसी परीक्षा के नोट्स जैसी नहीं लग रही है। जब इसे खोला जाता है तो यह उस कहानी को बताती है कि कैसे एक राष्ट्र ने अपनी जरूरतों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पूरा किया। हाँ, एक स्पष्ट क्रम है इसमें। पहला कदम, सबसे बुनियादी जरूरत खाद्य सुरक्षा और पोषण, यानी हरित और श्वेत क्रांति। दूसरा कदम, आर्थिक सुरक्षा, आयात पर निर्भरता कम करना और अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना, मतलब नीली और पीली क्रांति। तीसरा कदम, बाजार के लिए उत्पादन, किसानों की आमदनी बढ़ाना और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर ध्यान देना, यानी सुनहरी, गुलाबी और रजत क्रांति। और चौथा और अंतिम कदम, पूरी अर्थव्यवस्था को सहारा देने वाली नींव को मजबूत करना, यानी सलेटी और काली क्रांति। एकदम सही। ये एक राष्ट्र के आर्थिक विकास का पूरा रोड मैप है, जिसे इन रंगों के जरिए बताया गया है। ये एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की कहानी है, जो टुकड़ों में एक एक क्रांति के जरिए पूरी हुई। बिल्कुल, इन सभी क्रांतियों को देखते हुए ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के भारत के लिए अगली बड़ी क्रांति किस रंग की होगी। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में होगी, या डेटा के क्षेत्र में, या फिर नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में? अगर उस क्रांति को एक रंग देना हो